बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, तारीख़ से हवाला है, हिस्ट्री की बात है। एक बहुत हरफ आम नाम आजकल मीडिया और सोशल मीडिया, उसके अलावा साथ साथ सियासत में बड़ा नाम चल रहा है, मीर जाफ़र का। आज हम थोड़ा सा रिव्यू है इस हिस्ट्री पर गौर करेंगे कि आखिर ये तारीख़ में इतना बड़ा नाम और इस अंदाज़ से क्यों लिया जाता है, इसके पसे पर्दा बैकग्राउंड में क्या हकीकत है, क्या तारीख़ है। तो इसके लिए एक किताब है, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मगर एक किताब को सिलेक्ट किया है, वो है सर पेंड्रल मोन। सर पेंड्रल मोन ब्रिटिश राइटर हैं। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर एंड डोमेन ऑफ इंडिया के नाम से एक किताब लिखी है। उसमें सारे हवालात हैं, कुछ सोशल मीडिया से पॉइंट हैं, और करम अली, मुज़फ़्फ़रनामा ऑफ करम अली ने किताब लिखा है, और एक फ़ारसी में किताब है। होता यह है, जो अंग्रेज़ साहिबान लिखते हैं वो अपनी फेवर में लिखते हैं, और हमारे जो मौरख़ होते हैं वो कुछ अपनी तरफ से लिखते हैं। तो तीनों किताबों से पॉइंट्स निकाल कर एक बैलेंस कोशिश की है कि हम उस पॉइंट पर आएँ कि जिस पॉइंट पर जो है तारीख़ उन्हें किस तरह नाम से दोहराती है। एक मुहावरा आपने हरफ आम सुना होगा। ये मुहावरा इसी तारीख़ से जन्म लिया था कि सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। ये मुहावरा, ये कहावत, ये बात इसलिए आई थी क्योंकि पूरे इस वक्त जो इंडो पाक हम जिसे कहते हैं मुग़ल एम्पायर था, उसमें सबसे अमीर तरीन रियासत बंगाल की थी। बंगाल स्टेट, वहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला। इतनी अमीर रियासत थी कि ये पूरे इस तरफ ईस्ट वेस्ट सब को चलाती थी। एक तरफ तो मुग़ल एम्पायर थे, दूसरे तरफ नवाब सिराजुद्दौला थे जो बंगाल रियासत के नवाब थे। सारा रेवेन्यू, सारी इनकम यहीं से जाती थी। उस वक्त जब टके और आने की बात होती थी, उस वक्त बंगाल में करोड़ों की बात होती थी। बंदरगाह, आमदोरफ्त, कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीज़ बंगाल में होती थी। उसके बाद एक पॉइंट चाहूँगा आपसे डिस्कस करूँ कि अक्सर ये सवाल होता है कि अंग्रेज़ इस खित्ते में क्यों आए, उन्हें क्या लालच थी। उसकी वजह दो हैं, मगर हम एक जो वजह समझते हैं वो बेसलेस है, वो नहीं है। हम समझते हैं कि अंग्रेज़ इस खित्ते में मसालों के लिए आए थे। कश्मीर में मसाले होते हैं, इंडिया में गरम मसाले होते हैं, मगर सोचने की बात है कि अंग्रेज़ गरम मसाले इस्तेमाल नहीं करते, और अगर वो एक्सपोर्ट करना भी चाहें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्हें पसंद नहीं किया जाता, सेहत के लिए मुज़र समझा जाता है। हम एशियंस हैं जो इनको इतनी इम्पोर्टेंट देते हैं, तो इसलिए वो मसालों के लिए नहीं आए थे। दो बातें जो अंग्रेज़ इस सबब के तौर आए, अपना पाँव यहाँ रखा और उसके बाद जमाया। सबसे पहला जो रीज़न था यहाँ आने का वो था ओपियम, अफ़्यूम। अब अफ़्यूम न खाने की चीज़ न अपनाने की चीज़। अफ़्यूम का काम ये था कि ये जंगों में जो ज़ख्मी होते हैं उनको ज़ख्मों को ठीक करने के लिए अफ़्यूम दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। उस वक्त एंटीबायोटिक नहीं थी, दुनिया में मेडिसिन का इतना राज नहीं था। 17-18 सेंचुरी है, उसमें जंगें लड़ी जाती थी, उसमें ज़ख्मी सिपाही तड़प तड़प कर मरे जाते थे, तो उनके लिए कोई भी दवाई नहीं थी। एक रिसर्च की गई कि ओपियम अफ़्यूम से वो दवाई बनाई जाए जो ज़ख्मों पर कुरेद कर अगर पट्टी रखी जाए तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो ज़ख़म सूख जाता था। तो अंग्रेज़ इसलिए आए कि इंडिया बहुत बड़ा मरकज़ था ओपियम का। दूसरा, नील, जिसे रोबिन नील हम समझते हैं, रोबिन परिंदा है, अमेरिकन ब्रांड है, उस पर हम हयातुल हैवान में सेशन कर चुके हैं। नील उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ लाहौर में था। लाहौर और कलकत्ता, दुनिया का बड़ा मरकज़ लाहौर में नील का था। नील और अफ़्यूम के लिए अंग्रेज़ आए। अब बहाना क्या था? बहाना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया और इस खित्ते में आए नवाब सिराजुद्दौला। उसके साथ उन्होंने मीटिंग की, कहा कि हम आपसे चीज़ें ख़रीदेंगे, मगर चूँकि यहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एक छोटा सा दफ्तर उन्होंने कलकत्ते में रखा और वहाँ सिर्फ 25 से 26 अफराद काम करते थे। हैरत की बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितना बड़ा नाम था, वो शुरू से आखिर तक 26-27 अफराद रहे। वो सिर्फ दफ्तर में होते थे, काम करते थे,
माल को एक्सपोर्ट करके भेज देते थे, इससे ज़्यादा उनकी नफरी नहीं थी। उसके बाद मंजरनामा ऐसे चेंज होता है कि इन्हीं अंग्रेज़ों में रॉबर्ट क्लाइव था, जो बहुत बड़ा नाम था गोरों में। उसने एक चाल ये चली कि ख़ुद ही अपने माल पर डकैतियाँ डलवाईं और ये बहाना किया कि हम महफूज नहीं हैं, हमारे माल पर डाका डाला जा रहा है। अब नवाब सिराजुद्दौला ने जो अपनी फ़ोर्स दी, कहा कि इन पर हमें एतबार नहीं है, ये आप ही के लोग हैं, इसलिए हम इतना बड़ा रेवेन्यू आपसे जनरेट करते हैं, यानी हम बिज़नेस करते हैं, तो हमें थोड़ी सी इजाज़त दी जाए कि हम कुछ गार्ड रख सकें। कोठियों का कॉन्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया, जिसको हम गोडाम कहते हैं। तो उन्होंने 4 से 5 कोठियाँ बनाई और उसके बाहर 4 से 5 गार्ड उन्होंने रखना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता एनर्की फैली। एनर्की एक किताब भी है अंग्रेज़ की लिखी हुई, उसमें वो लिखते हैं कि इतनी एनर्की उन्होंने ख़ुद फैलाई कि आहिस्ता आहिस्ता वो गैर महफूज होने लगे। और फिर नवाब ऑफ बंगाल को ये एप्लीकेशन दे दी कि हम न सिर्फ माल के साथ खुद हम भी महफूज नहीं हैं। इस हद तक गए कि 1-2 आदमी अपना भी उन्होंने गार्ड मरवा दिया। अब ये गार्ड बनते बनते फ़ोर्स की शक्ल अख्तियार कर गई। अब ये फ़ोर्स इतनी बढ़ गई कि एक आर्मी की फ़ोर्स बन गई और वो इतनी बुलंद हुई कि उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कोठियाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओपीएम, नील, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इतना काम बढ़ता गया कि तकरीबन बंगाल की रियासत पर वो काबिज़ हो गए और एक टाइकून की सूरत में, बहुत बड़े बिज़नेस की सूरत में वो उनके सामने आ गए। अब आते हैं दूसरे रुख पर कि नवाब सिराजुद्दौला का दिलचस्प पहलू ये है कि वो सिर्फ़ 20 साल की उम्र में नवाब बने थे। उनके नाना ने उनको नवाबी पर मामूर किया था, चूँकि बच्चे थे, और सारी जो उनके पास नफरी थी वो अंकल्स की थी। अब अंकल्स ये हमेशा उन्हें ये कहते थे कि आपका ये डिसीशन सही नहीं है, आपने जो फ़ैसला किया सही नहीं है। वो मजबूरन उस पर अमल नहीं होता था और वो बेबस हो जाते थे। उन्होंने इस अमल के दौरान अपना कज़न तैनात किया, जो तारीख़ का बहुत बड़ा किरदार माना जाता है, जिससे बदनाम ज़माना कहा जाता है, वो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का कज़न था और उसे फ़ोर्स में रखा गया था और सारे करता धरता उसी को दिया गया था। वो इतना ज़हीन था कि उसने जहन पर मुसल्लत होकर सिराजुद्दौला को सिर्फ़ इस्तेमाल किया, मगर उसका एतबार इतना था कि जो भी काम होता था वो मीर जाफ़र से पूछता था। एक दूसरा किरदार जो तारीख़ में शायद आपको न मालूम हो, ओमनी थे, ओमनी परचंद। ओमनी परचंद को खजांची के तौर पर रखा गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार इतना बड़ा मजबूत हो गया कि उनके सामने आकर नवाब ऑफ बंगाल को कह दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। टैक्स न देने का मतलब ये था कि ऐसे रियासत में हम काम करें, कमाएं, रहें और आपको उसका टैक्स न दिया जाए। ये महसूल न देने की सूरत में एक ऐलान जंग था। नवाब ऑफ बंगाल इतने मजबूत थे कि उन्हें कोई भी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि 1 दिन के अंदर मैं तुम्हारी कोठियाँ सब सील कर दूंगा। ये ऐलान हो गया तो अंग्रेज़ों ने एक चाल चली कि इतनी बड़ी फ़ोर्स, इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा माल, हम उनके सामने बेबस हैं, बाहर से आए हुए, कुछ नहीं कर सकते। 2 आदमियों को ख़रीदा गया, 2 आदमियों से मीटिंग की गई। एक ओमनी परचंद से खजांची था, उसे लालच दी गई और मीर जाफ़र को कहा गया कि हम अगर फ़ातह पा गए तो नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी पर आपको बिठा देंगे, आप इस रियासत के मालिक होंगे, हम उसी तरह काम करेंगे जिस तरह कर रहे हैं। इसी एग्रीमेंट पर सारी बात तय हो गई। और उस वक्त आपको बताऊं, नवाब ऑफ बंगाल रियासत का ख़जाना कितना था। सिर्फ़ रॉबर्ट क्लाइव को ये कहा गया था कि तुम्हें जंग की सूरत में, जीतने की सूरत में, बंगाल रियासत हासिल करने की सूरत में 3 करोड़ दिए जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि 1750 में 57 तक 3 करोड़ की रकम उस वक्त क्या होगी। और हैरत की बात है कि मौन लिख रहे हैं कि उस वक्त भी रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि इतनी रकम मैं सोचूंगा, बाद में ख़जाना देखकर फ़ैसला कर लूँगा। उसके बाद कहते हैं कि प्लासी की जंग एक मैदान में हुई, कलकत्ते के मैदान में। वहाँ 3 लाख फ़ोर्स सिराजुद्दौला की थी और इतना बड़ा ख़जाना, इतने बड़े हथियार, इतनी बड़ी फ़ोर्स, वो बाहर से आए लोग
अनाड़ी जिन्हें इस खित्ते का मुकम्मल तौर पर पता नहीं था, तो यकीनी सूरत हाल थी कि यह जंग जीत जानी थी। और जब कहते हैं इस प्लासी की जंग का एक दिन में फ़ैसला हुआ, ये तारीख़ में शायद ऐसी जंग हो जहां फ्रेंच, ब्रिटिश ये सारे इन्वॉल्व हों और उसमें सिर्फ एक दिन में फ़ैसला हो। सुबह से शाम तक जंग लड़ी गई, अंग्रेज़ पीछे हट गए, 3 लाख फोर्स उन पर काबिज़ आ गई। तो अब किरदार आता है मीर जाफ़र का। उसने सिराजुद्दौला को कहा, जंग हम जीत चुके हैं, रात को ऐलान हो जाएगा, सारे सिपाही थक गए हैं, आप आराम कर लें। 1 घंटे के आराम के बाद हम फतेह का झंडा गाड़ देंगे और ऐलान हो जाएगा कि गोरे हार गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी टूट गई है और वो वापस कल चले जाएंगे। हालात भी कुछ ऐसे थे। उसके बाद सिराजुद्दौला ने एतबार करके अपनी सारी फ़ोर्स को कहा कि आप 1 घंटे के लिए आराम कर लें। अब जहां प्लासी का मैदान था, पीछे से वो गए हैं, अब आराम करने के लिए न हथियार न कुछ साजो सामान, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत दूर चले गए थे। अब जैसे ही वो फ़ोर्स गई है आराम करने के लिए, तो वहाँ पीछे से मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला की तरफ इशारा किया है और उस फोर्स पर टूट गए हैं। और हालत ये हो गई है कि उसी मैदान में सिराजुद्दौला को पकड़ा गया है, गिरफ़्तार किया गया है, मुर्शिदाबाद लाया गया है। ये फ़ैसला किया गया कि इसे ज़िंदा कैद में रखकर इबरत का निशान बनाया जाए या इसे मार दिया जाए। यही मीर जाफ़र थे। उन्होंने कहा कि जितनी जितनी देर हम करेंगे उतनी उतनी तहमत हम पर आएगी, इस किस्से को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो मुर्शिदाबाद में उसे दफनाया गया और ये जंग की काया पलट गई और अंग्रेज़ बहादुर आ गए। अब एक दिलचस्प आखिर में आपसे पहलू पर डिस्कस करता चलूं कि 3 साल तक मीर जाफ़र बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद उसी के दामाद को लेकर अंग्रेज़ों ने बिठाया और मीर जाफ़र को कहा कि आप अहल नहीं रहे। वो ज़ईफ़ हो चुके थे, 74 ईयर में उनकी डेथ है, तो तकरीबन 72 ईयर्स की उम्र में थे कि फिर 2 साल के बाद एक बूढ़े को वहाँ बिठाया गया। एक हरफ़ आम करम अली लिखते हैं, कहते हैं कि इन्हें रॉबर्ट क्लाइव जिसने उसके साथ मुआहदा किया था, वो उसे ओल्ड फूल कहा करता था और उसे जो दूसरी फोर्स थी गोरों की, वो कहते थे डोंकी ऑफ क्लाइव, क्लाइव का गधा है, बूढ़ा बेवकूफ़ है। उसके अलावा कहते हैं कि उन्हें सारी ज़िंदगी प्रोटोकॉल दिया गया मगर इज़्ज़त नहीं दी गई। अब आते हैं उस पहलू पर। मीर करम अली क्या लिखते हैं, करम अली मुज़फ़्फ़रनामा ऑफ करम अली में लिखते हैं, कहते हैं कि जब ये सानिया हुआ तो नवाब सिराजुद्दौला की 70 बेगमात को एक कश्ती में लेकर पानी में डुबोया गया। ख़ानदान के दूसरे अफराद जो बच गए थे उन्हें जहर देकर मारा गया। सिर्फ़ एक औरत को ज़िंदा रखा गया था, वो नवाब सिराजुद्दौला की बीवी थी। अब एक और शर्मनाक बात यह है कि वो उसकी बच जाने या उसे बचाने की हालत में मीर जाफ़र का बेटा था, दोनों ने, बाप ने और बेटे ने, दोनों ने उससे शादी की ऑफ़र की थी और उसने इनकार किया था। इतनी शर्मनाक बात तारीख़ में कहीं नहीं मिलती कि आज भी अगर आप उनका सर्च करेंगे मीर जाफ़र का घर, तो वहाँ लिखा हुआ है कि एक गद्दार की डेवड़ी, नीमक हराम की डेवड़ी, इस तरह बुलाया जाता है। दूसरा पहलू आपको बताऊं कि हमारे जो सदर रह चुके थे अस्कंदर मिर्ज़ा, ये मीर जाफ़र की 4थी नस्ल से थे। इसके बाद दूसरा अहम पहलू आपको बताऊं कि कहते हैं कि तकरीबन 30 सालों तक, जब मीर जाफ़र 74 ईयर्स में डेथ हो गया तो उनकी पेंशन जारी रहती थी। जब पेंशन के लिए उसे बुलाया जाता था तो एक सदा बुलंद होती थी, कहते थे कि मीर जाफ़र गद्दार पेंशन के लिए हाज़िर हो, और उनके बाकियात जो होती थी, लीगल एयर्स होते थे, वो आके पेंशन लेते थे। तारीख़ का बदतरीन किरदार जिसने अपनों को नहीं छोड़ा। हमें ये सबक सिखाता है कि हमारे पास दौलत भी आ जाती है, शोहरत भी आ जाती है, ताकत भी आ जाती है, मगर इज़्ज़त किसी को मिलती है। तारीख़ में हम ऐसे काम करें कि अगर इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ना भी मिले तो तारीख़ में इज़्ज़त को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि दौलत को
और शोहरत को। इसलिए ज़िंदगी में आप ऐसे किरदार बने कि जहां आपके पास शोहरत ना भी हो, दौलत ना भी हो, मगर इज़्ज़त हो, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।